नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। मैं सर्वेश आप सबों का अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पे। साथियों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए 68 बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग एडुटेरिया मॉडल प्रश्न पत्र 5। आज आपका मॉडल प्रश्न कितना है साथियों? तो आज है आपका मॉडल प्रश्न 5 है, 5। मैंने 1 से लेकर 4 तक बीपीएससी सेट प्रैक्टिस के नाम से अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को चैनल में जाकर या फिर यहाँ प्लेलिस्ट का मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। या फिर आप मेरे आई बटन को भी क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैं एडिटोरिया बुक का जो भी करेंट अफेयर बिहार परीक्षा स्पेशल है उसे भी लेकर आज शाम में आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा, जिसमें आपको पूरा सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके, अभी मैं आप लोगों के साथ जुड़ और मैंने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर भी देश नायक दिवस और पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर अपलोड कर दिया। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, अपना प्यार नहीं दिया है, आप अवश्य देखिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज। ये आपका क्या है, एडुटेरिया सेट 5 है और इसमें धमाकेदार जितने भी प्रश्न है 150 प्रश्न के साथ मैं आपको ऐसा डिस्कशन मैं ही दे सकता हूँ, एकदम पूरा डिस्कशन के साथ दूंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, मोहम्मद गजनवी ने भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मोहम्मद गजनवी भारत पर कब आक्रमण, 17 बार आक्रमण किया था। इस्लामिक आक्रांता था, ठीक ना। और इसका मेन मकसद था धन की प्राप्ति करना। इसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था 17वें आक्रमण में, ठीक। तो आपको याद है इसका मेन लक्ष्य क्या था? धन की प्राप्ति करना। इसका कोई भी लक्ष्य भारत में इस्लाम की स्थापना करना नहीं था। लेकिन इसके बाद जब मोहम्मद गोरी आएगा, उसका लक्ष्य क्या होगा? भारत में इस्लाम की स्थापना करना। अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? हमको पता है कि एकदम सुरीले अंदाज से कुरान पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? कुरान खा कहा जाता है। अभी भी जो व्यक्ति अच्छे से कुरान पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कुरान खा कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगार थे। दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगार कौन थे? तो पोलीगार क्षेत्रीय प्रशासक एवं सैन्य नियंत्रक थे। क्या थे? क्षेत्रीय प्रशासक एवं सैन्य नियंत्रक थे। कौन? पोलीगार, ठीक। 18वीं और 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रकों का बोलबाला था। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को काल क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। आइए साथियों व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। देवरा का युद्ध कब हुआ था साथियों? 1532 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में हुआ था। इसी युद्ध के बाद हुमायूं क्या हुआ था? पुनः, और ये 1540 में हुआ। अब आप लोगों को पता है सबसे पहले क्या होगा? दो, और सबसे पहले दो यहाँ है और यहाँ है, ए में और डी में। उसके बाद आपका क्या होगा? एक होगा। तो दो और एक यहाँ भी है, यहाँ भी। उसके बाद चार, उसके बाद तीन और तब लास्ट में चार। तो आपका आंसर क्या आएगा? ए नंबर ऑप्शन आएगा, ठीक ना। और चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध दोनों शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें दोनों में कौन जीता था? शेरशाह जीता था। चौसा के युद्ध में किसी तरह हुमायूं बचकर गंगा नदी में कूदकर भाग गया था बक्सर के पास, और एक भिस्ती ने से बताया था। तो उस भिस्ती के कहने पर इसने क्या किया था? चमड़े का सिक्का भी चलाया था। ओके, अकबर का दीन इलाही धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित था। अकबर ने इसकी स्थापना कब की? अकबर ने इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1582 ईस्वी में की थी। और जो कि ऑप्शन में नहीं है तो आपका जवाब क्या होगा? ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये संप्रदाय को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल था। कौन था? बीरबल। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। ओके, चलिए। बीरबल और अकबर ने ही भारत में पहली मुगल सत्ता की स्थापना की थी। जूनागढ़ अभिलेख निम्न में से किस शासक के संदर्भ में विवरण मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से आपको किसका भी? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रादमन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त सभी के विषय में विवरण मिलता है। ओके, इसी अभिलेख में हमें सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील का भी इतिहास मिलता है। किसका? सुदर्शन। और लास्ट में इसका रुद्रादमन बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य और स्कंदगुप्त लास्ट में इसको सही किया था। तो सबका है
और इसमें कौन सा, तो आपका जो सुदर्शन झील है सौराष्ट्र में, सुदर्शन झील, उसकी भी क्या होती है, उसकी जानकारी मिलती है और उसका जैसे जैसे जीर्णोद्धार हुआ वो भी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यमित्र ने करवाया, अशोक ने प्रांतीय गवर्नर ताशा ने इसकी मरम्मत कराई, रुद्रादमन के समय इसकी मरम्मत रुद्रादमन के प्रांतीय गवर्नर सुविशाख ने करवाई। कौन करवाई? सुविशाख ने करवाई। स्कंदगुप्त के समय में पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने भी इसकी मरम्मत कराई। यानी कि सबों का संबंध किससे है? इस जूनागढ़ अभिलेख से है। ओके, और ये संस्कृत का अभिलेख है और संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है आपका क्या चाहिए? जूनागढ़ अभिलेख। देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की प्रसिद्ध रचना है। और ये विशाख दत्त का संबंध किससे है? तो ये गुप्त वंश से है। और रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त के बारे में वर्णन मिलता है। और इसी में जो रामगुप्त था, रामगुप्त चंद्रगुप्त का बड़ा भाई, इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी। ध्रुव देवी को शकों ने क्या किया था? अपहरण कर लिया था और रामगुप्त कुछ नहीं कर पा रहा था, तो फिर रामगुप्त की हत्या कर दी चंद्रगुप्त ने और ध्रुव देवी को शकों से छुड़ा कर लाया, शकों से। ठीक, और फिर उपाधि धारण किया था किसका? चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य का। आपको पता ही होगा भारत के स्वतंत्रता, चलिए सॉरी पहले इधर वाला, निम्नलिखित में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? देखिए बुद्ध की जीवन, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? आपका पता है कि लुम्बिनी है। यहाँ लुम्बिनी तो नहीं है, लेकिन क्या है, बोध गया में बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। लेकिन सांची में बुद्ध ने कुछ नहीं किया था, तो ये बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। हड़प्पा और सांची का स्तूप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, समझे। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल सुतकोड़ोर किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर सुतकोड़ोर दशक नदी के किनारे स्थित था। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और आपको पता है कि हड़प्पा का सबसे उत्तरी सीमा क्या था? मांडा जम्मू कश्मीर। दक्षिणी सीमा दाऊमाबाद गोदावरी नदी के किनारे। और आपका जो पूर्वी सीमा है आलमगीर नगर, ठीक न। और ये आपका पश्चिमी सीमा क्या था? बलूचिस्तान। ठीक, सुतकंडोर था। और यही क्या था? आपका दशक नदी के किनारे स्थित था। ओके, ये क्या है? मांडा। ये क्या है आपका? दोमाबाद, दैमाबाद। ठीक, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है वर्तमान में। ये आपका क्या है? आलमगीरपुर। हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन, हिंडन नदी। ओके, ठीक, चलिए तो इसका हो गया जवाब। सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में अंतर का आधार नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में विकसित नगरीय व्यवस्था, ये अंतर का आधार है। ठीक न, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था क्या थी? नगरीय थी। और आपका जो वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण थी। लोहे एवं युद्धजनक हथियार की कमी, बिल्कुल ये लोहे एवं युद्धजनक हथियार क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं, जबकि वैदिक सभ्यता में खूब मिले। चित्रलेखीय लिपि, तो सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रलेखीय लिपि थी और ये नहीं। उन्नत जल प्रबंधन, ये भी था। तो यानी कि क्या होगा इसका जवाब? ई होगा। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की? आपको पता है कि मजरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। मैंने आपको पूरा बिहार का मॉडर्न इंडिया करा दिया है, उसमें भी आपको बताए थे मजरूल हक ने क्या किया है? दीघा में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, जो अभी वर्तमान में क्या है? कांग्रेस का प्रदेश का मुख्यालय है, कांग्रेस प्रदेश कमेटी का मुख्यालय। सितंबर 2022 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? तो ये आपका लिया था फणींद्र नाथ घोष ने। कौन लिया था? फणींद्र नाथ घोष ने लिया था। और कब? 1928 में। कब हुआ था ये? 1928 में हुआ था। ठीक ना। और कहाँ हुआ था? तो फिरोज शाह कोटला में, जिस मैदान का नाम अभी क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम में। निम्न नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नसाक पिंड निम्न में से किस राज्य में स्थित था? तो नसाक पिंड जो है आपका बिहार में स्थित था। कहाँ स्थित था? बिहार में स्थित था। और इस स्थान को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून को भंग करने के लिए चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बंदी जीवन, सत्येंद्रनाथ साल्याल। सही जवाब।
इंडियन स्ट्रगल, जब मैं आपको सुभाष चंद्र बोस वाला जो आपको पहले दिखाया पराक्रम दिवस में, उसमें भी बताया कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक की थी, क्या थी? इंडियन स्ट्रगल, ये भी सही है। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्या है? इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। ऑन हेलेशन ऑफ कास्ट, ये भी सही है। यानी कि क्या है, सभी सही है, ये सभी आपके क्या है, एकदम सही है। कि बंदी जीवन सत्येंद्रनाथ सान्याल ने लिखा था, ओके, जिसको आपको कैदियों का बाइबिल कहा जाता है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने, और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, और रिलेशन कास्ट का उन्मूलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। ओके, चलिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई? आपको पता है कि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, तो अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था साथियों? 2 दिसंबर 1919 को, 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। रॉल एक्ट अधिनियम कब आया था साथियों? ये आया था 19 मार्च 1919 को। कब आया था? 19 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद रोलेक्ट सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। इस हिसाब से आपका सबसे लास्ट में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। ओके, देखिए, सारी घटनाएं कब हुई थी? 1919 में ही हुई थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता में एसोसिएटिव सोसाइटी की स्थापना की गई थी? ये आपका कौन सा गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, जिसने द्वैध शासन का अंत किया था, और ये 1773 से लेकर 1783 तक क्या रहा था? बंगाल का गवर्नर रहा था। ठीक, और इसी ने 1784 में क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ठीक, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया इनकी रचना है। 1905 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं। रंपाओं के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? रंपाओं के विद्रोह का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। और इसी पर आपका क्या है, RRR जो मूवी है ना, वो इसी पर सीताराम राजू का रोल कौन किया है? जूनियर NTR। और ये कब हुआ था साथियों? तो ये हुआ था 1879, 1879 टू 1922, 1922। लेकिन वो मूवी जो सीताराम राजू का कैरेक्टर लिया गया है, लेकिन वो पूरा का पूरा मूवी क्या है, फ्रिक्शन आधारित है, उसमें सच्ची घटनाओं को ज्यादा तुल नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया था? सबसे पहले प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। लेकिन लॉर्ड लिटर ने क्या लाया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, जिसके तहत भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया गया था। इस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा मिली, और पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, और इनको 1882 में, कब? 1882 में मिला था ये सजा। और कोल्हापुर के महाराज के प्रति अंग्रेजों के व्यवहार की निंदा करने के कारण यह 4 माह का सजा। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस ने की थी। किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने एवं शिवनाथ शास्त्री ने की थी। कौन किया था? शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर किया था साधारण। और कब किया था साथियों? तो ये 1878 में, 1878 में किया था। ओके, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। बाद में केशव चंद्र सेन इसमें जुड़ते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों को एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष एवं 18 वर्ष निर्धारित की गई। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो यह एक्ट 1872 में पारित हुआ था साथियों। कब पारित हुआ था? 1872 में। और यहाँ पर 1872 ऑप्शन नहीं है। और ये कौन पारित किया था? तो लॉर्ड नॉर्थबुक। कौन था इस समय आपका वायसराय? सॉरी, वायसराय तो नहीं, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड नॉर्थबुक। ओके, तो इसका जवाब क्या होगा? ई होगा। और इस बार निगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग एकदम ख्याल रख के आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस रचना के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था? तो ये जो संवाद कुमुदी राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध पत्रिका थी, इसी के माध्यम से। और प्रीपेट्स ऑफ जीसस, ये भी राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। मिरात उल अखबार, ये भी राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। ठीक है ना?
और संवाद कुमुदी भी राजा राम मोहन राय की पत्रिका, और तुफातुल मुबादिहीन भी। राजा राम मोहन राय लगभग 16 भाषाओं के ज्ञाता थे। कितने भाषा के? 16 भाषा के ज्ञाता थे। तो संस्कृत, उर्दू, फारसी, इंग्लिश सब में ये लिखते थे। ओके। और इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, ये आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे? ये आपको पता है, कराची अधिवेशन 1931 में। और इसी के दौरान क्या हुआ था? अध्यक्षता कौन किए थे? तो अध्यक्षता किए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। और लाहौर अधिवेशन 1929 के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया गया था। निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे आपके कौन? चित्तरंजन दास। ये भी मैं सुभाष चंद्र बोस वाले वीडियो में पूरा डिटेल से करा चुका हूँ। जब वो 1929 में क्या हुए थे, ICS की परीक्षा पास कर वापस इंडिया आए थे, तो फिर उन्हें कहा गया कि आप क्या कीजिए, गांधी जी से वो मिले और उनसे 3 क्वेश्चन किया और सहयोग आंदोलन के विषय में। एक क्वेश्चन से वो संतुष्ट हुए, 2 क्वेश्चन से असंतुष्ट रह गए। तो फिर गांधी जी ने उन्हें किसके पास भेजा था? चित्तरंजन दास के पास भेजा था। और वहां जाकर वो संतुष्ट हो गए और उन्हीं को उन्होंने क्या किया, अपना गुरु मान लिया। 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम आर्थिक तौर पर निम्नलिखित में से क्या था? ये आर्थिक तौर पर निम्नलिखित में भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था। क्या हुआ था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। जिससे क्या हुआ? भारतीय कृषि धीरे धीरे समाप्त हो गई। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया? मुसलमानों के लिए सबसे पहले पृथक राष्ट्र का जो प्रावधान है, ये मोहम्मद इकबाल ने रखा था। कब? 1940 में। और ये पाकिस्तान शब्द को भी गढ़ा था कौन? है मोहम्मद इकबाल। और यहाँ पे मोहम्मद इकबाल नहीं है, कौन था इसका जवाब? मोहम्मद इकबाल। ओके। इसका जवाब क्या होगा आपका? ई होगा। ठीक है। अखिल भारतीय जन कांग्रेस, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? अखिल भारतीय जन कांग्रेस का आयोजन 1927 में किया गया था। ठीक है। आइए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1919 के अमृतसर अधिवेशन में, जो 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। इसी में बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अच्छा, रचना जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में की थी? जवाहरलाल नेहरू ने से अहमदनगर फोर्ट जेल में किया था। कहाँ किया था? महाराष्ट्र के अहमदनगर जेल फोर्ट में किया था। ओके। और ये 1942 दौरान थे जेल में। इस जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये अंदर में जेल में थे। और 42 से 46 तक वो इसी जेल में रहे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित की गई थी? तो बहिष्कृत भारत प्रकाशित की गई थी BR अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? BR अम्बेडकर के द्वारा। बाद में ये क्या हुए थे? BR अम्बेडकर बौद्ध धर्म को अपनाए थे। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था। तो महात्मा गांधी द्वारा पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ। और ये कब आया था? तो कॉमनवेल्थ अवार्ड जिसको आप लोग कहते हैं, ये 1932 में आया था और MJ मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो इसी में उन्होंने नर्मदा जेल में सबसे पहले क्या किया था? 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन किया था। और 24 सितंबर को क्या हुआ था? ये आमरण अनशन खत्म भी हो गया था, क्योंकि जिसके लिए इन्होंने किया था वो जो BR अम्बेडकर है वो मान गए थे। निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अब असफल रहा? तो यही है आपका सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कौन ये चाहते थे? BR अम्बेडकर। लेकिन गांधी जी से आंतरिक मामला मानते थे। इसके लिए गांधी का तारीफ करना पड़ेगा, नहीं तो अभी एक और देश रहता, दलितों का देश। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं था? तो सुखदेव जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, इन सबों को तो क्या हुआ था? फांसी ही हुआ था। इन सबों को तीनों को, और एक व्यक्ति और थे इनके साथ, उनको भी क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। राजेंद्र रहली। कौन थे? राजेंद्र लहरी। इन चारों को फांसी दिया गया था। 29 लोगों को पकड़ा गया था जिसमें। और ये घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 8 डाउन स्ट्रीट, जो कि कहाँ से? सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, उसी में लूट किए थे। लेकिन इसमें सुखदेव शामिल नहीं था। ठीक है।
वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आपको किसने की थी? रंगनाथ सिंह माधोलकर, आर एस माधोलकर ने किया था। और यहाँ पर नहीं है तो क्या होगा? आर एस माधोलकर, जो कि यहाँ उपलब्ध नहीं है तो उनके लिए क्या होगा? जवाब ई होगा। लेकिन जो इसके बाद जो 37वां होता है बिहार में, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? चित्तरंजन दास करते हैं। ओके, इनमें से किसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया? उदंतपुरी बिहार का निर्माण गोपाल ने किया था। पाल वंश के शासक किसने किया था? गोपाल ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया था? ये किया था भारत शासन अधिनियम 1919 में। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? संघीय संविधान की सर्वोच्चता, ये संघीय सरकार की विशेषता है। बिल्कुल है भाइयों। दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार, ये भी है संघीय सरकार में। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी। आपातकालीन प्रावधान, ये संघीय सरकार में तो नहीं रहता है, यानी कि इसका जवाब क्या होगा? 1, 2 और 3, यानी कि सी। ओके, चलिए ठीक है, सही जा रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन प्रावधान शामिल नहीं था? भारत शासन अधिनियम 1935 में आपका अखिल भारतीय संघ की स्थापना शामिल थी। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति शामिल थी। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ, ये भी शामिल था। और दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत, ये भी शामिल था। यानी कि आपका क्या होगा? ये सभी इसमें शामिल थे। क्या थे? सभी शामिल था। ओके, चलिए। वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। और 26 जनवरी 1920 को दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक नया संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में? ये संविधान के भाग 21 में है। और आपको पता है कि 21 और 22 ऐसा भाग है जो कि क्या होता है? आपातकाल के दौरान भी लागू रहता है। और 20 में आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 22 में आपको कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध है। और आर्टिकल 23 में क्या है? तो मानव दुर्व्यवहार है। और 24 में बाल श्रम है। तो इसमें क्या है? बालाश्रम है। बहुत बार बिहार दरोगा और बिहार के एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित संविधान में वर्जित मूल अधिकारों का संरक्षण है। मूल अधिकारों का संरक्षण आपका कौन है? तो बस एक न्यायपालिका है। क्या है? बस एक न्यायपालिका। मूल अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका है। यानी कि केवल 4 होगा, जो कि कहीं नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा? ई होगा। मूल अधिकार कहाँ है? भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय SC सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट HC हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत क्या कर सकता है? मूल अधिकार के हनन होने पर निर्णय ले सकता है। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? यह आपके भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से सौंपा जा सकता है। और इसका प्रावधान है आर्टिकल 315 के 4 में। आर्टिकल 315 के 4 में। आपको पता है कि आर्टिकल इस सभी पर पूरा का निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये क्या है? असत्य है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ठीक है, 36 से 51 तक आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा लगी, सही है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। लेकिन ये क्या है? ये सभी सही है, लेकिन ये क्या है? असत्य है। तो आपका जवाब क्या होगा? यही होगा। आपका जवाब क्या होगा? ये होगा। जवाब ये होगा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपको क्या है? अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, ये सभी वीटो क्या है? प्राप्त है। और ये शक्ति राष्ट्रपति को कहां से ला कर दिया गया है? अनुच्छेद 111 में। किसमें? आर्टिकल 111 में
अनुमति दे जो कि आत्यांतिक निलंबन कार्य एवं पॉकेट वीटो के तहत है। लेकिन हालांकि भारतीय संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। संविधान की व्याख्या एवं निषेध की प्रवृत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं उपयुक्त तीनों वीटो शक्तियां ये और ये तीन वीटो क्या है भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। ओके, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा के 8 सदस्य केवल केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं, हर केंद्र शासित प्रदेश से एक सदस्य। ओके, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो बिहार में लोकसभा के लिए आयोजित सीटों में 6 सीट क्या है, और ये 6 पे अभी पता है आपको एलजेपी ही जीता था, ठीक ना। लोक जनशक्ति पार्टी जो कि अभी टूट चुका है 2 भागों में, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और लोक जनशक्ति पार्टी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो ये 14 दिनों की पूर्व सूचना देना आवश्यक है, और ये किसी भी में दिया जा सकता है। और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किसमें है? आर्टिकल 61 में। किसमें है? आर्टिकल 61 में है, ठीक है। प्रक्रिया का वर्णन। भारतीय निर्वाचन आयोग के सर्वप्रथम किस वर्ष बहु सदस्यीय निकाय बनाया गया था? 1889 में। कब बनाया गया था? इससे पहले ये कितने में एक व्यक्तियों की संस्था थी, इसमें एक व्यक्ति ही होता था। बाद में से राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया था? 2 व्यक्ति को निर्वाचन के लिए नियुक्त किया था, ठीक है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध है? तो ये आपके 10वीं अनुसूची में है। किसमें है? 10वीं अनुसूची में है, और यहाँ पर 10वीं अनुसूची नहीं है तो आपका जवाब क्या होगा? ई होगा, ठीक है। और ये दल बदल कानून आयाराम गयाराम हरियाणा के एक निर्दलीय नेता थे, उनके लिए लाया गया था। और 7वीं अनुसूची में क्या है? तो केंद्र राज्य संबंध। क्या है? केंद्र राज्य संबंध। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। कितने भाषा है? 22 भाषा। ओके, और 5वीं अनुसूची में आपका क्या है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन में SC एंड ST के लिए विशेष प्रावधान। मुख्य चुनाव आयुक्त तो पदच्युत किया जा सकता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि इसका जवाब क्या होगा? ई होगा, क्योंकि ये भी है आपका सही और ये भी है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के विधि के द्वारा। ओके, इसका जवाब जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। इसका जवाब क्या है साथियों? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? ये आपका किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल 47 विषय हैं, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। अंतिम निर्णय किसका मान्य होगा? तो केंद्र का मान्य होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल समान होते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। -40 डिग्री। क्या है? -40 डिग्री, और यहाँ माइनस रहता है तो ये होता, माइनस नहीं है तो क्या होगा? ये होगा। इनमें से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो प्रकाश से रंग प्रकाश के आयाम के द्वारा क्या होता है? प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। ओके, अफ्लाटॉक्सिन विषाक्त जन द्वारा मनुष्य के समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आपका यकृत प्रभावित होता है। क्या होता है? यकृत, और यकृत को प्रभावित करता है। निम्न से हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कल भी ये क्वेश्चन आया था। पास्कल के नियम का प्रयोग किया जाता है। आर्किमिडीज के नियम, जल उत्प्लावन। कूलम्ब का नियम क्या है? तो कूलम्ब का नियम है 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान। क्या? स्थित विद्युत बल का मान इन दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती तथा उनके आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए आगे देखते हैं साथियों। निम्न से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और किसमें किया जाता है? तो इनके परमाणु भट्ठी में। निम्न से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई समान है? तो भौतिक राशि, इनमें से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई? तो देखिए, भौतिक राशि की इकाई बल और भार का भी क्या है? न्यूटन है। ये भी बल और दाब का तो नहीं, दाब का पास्कल है, ठीक है। बल और गति का नहीं, बल और उत्प्रेरक का नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? बल और उत्प्रेरक का भी मात्रक। तो ये दोनों ए और डी होगा, यानी कि इसका जवाब क्या होगा? ई होगा, क्योंकि उत्प्रेरक का मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन ही होता
है। ओके, या इसका मात्रक न्यूटन की ग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। न्यूटन जैसे उष्मा का सर्वोत्तम सूचालक कौन सा है? उष्मा का सर्वोत्तम सूचालक आपका पारा है, इसीलिए थर्मामीटर में किसका यूज करते हैं? पारा का। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य संगठक कौन से हैं? ग्रीन हाउस गैस आपको पता है वैसे गैस जो वायुमंडल में आने वाले सूर्य के प्रकाश किरणों को, जो कि शॉर्ट वेव को तो पृथ्वी पर आने देता है, लेकिन जब पृथ्वी लॉन्ग वेव को रेडिएशन देती है तो उसे पृथ्वी से बाहर जाने नहीं देता, जिससे पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है। इसमें आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है और जलवाष्प भी है, यानी कि उपयुक्त में से सभी है। ठीक है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है साथियों। अवतल लेंस आपको पता ही है कि कैसा होता है अवतल लेंस। ऐसा। ठीक है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज एल्मेनाइट है। कौन सा है? एल्मेनाइट है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ग 8A के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। किसकी होती है? फ्लोरीन की। लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, सही है। यानी कि 1 और 3 क्या है आपका? एकदम सही है। और 2 में अगर क्लोरीन रहता तो सही होता। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। आजकल सर्वाधिक ये किसका है? एस्पार्टम। क्या है? फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है। कल के क्वेश्चन में आया था। सेकेरिन क्या है? तो आर्टिफिशियल ग्लूकोज है सेकेरिन। सुक्रोज से क्या होता है? 100 गुना मीठा होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? तो विटामिन ए का क्या है? भरपूर स्रोत है। कौन? हरी पत्तेदार सब्जियां। ओके। और विटामिन, और इससे खाने से क्या होता है? रतौंधी बीमारी पर रोक लगती है। नारियल के फलों का फैलाव होता है नारियल मेसोकॉर्प द्वारा। किसके द्वारा? मेसोकॉर्प के द्वारा होता है। ठीक है ना। चलिए, न्यूक्लियस में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग अभी बहुत फेमस है, लेकिन 6 रोग जो है इसमें, एक तो किससे जनित रोग है? ये आपका जीवाणु जनित रोग है, जिसको आप लोग टीबी भी कहते हैं। आइए यहाँ मिलाते हैं। नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा, जिसको आप लोग तूतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तूतिया लग जाता है ना कभी कभी, तूतिया। इसको तूतिया भी कहते हैं नीला थोथा को। और ये क्या है? कॉपर सल्फेट, CuSO4। क्या है? CuSO4। ओके। उसके बाद एल्पास लवण, मैग्नीशियम सल्फेट। एल्पास लवण को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? MgSO4। MgSO4। ओके। उसके बाद बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ओके। और उसके बाद कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इस तरह से आप लोग को मिला दिया गया है। नीचे आप तो देख सकते हैं। कौन होगा इसका जवाब? डी होगा। कौन होगा? पौधे द्वारा उत्पादित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा या से है? तो पौधे द्वारा उत्पादित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और जलवाष्प है। ये सभी पौधे द्वारा होता है। ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। जब पौधे क्या कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, तब ऑक्सीजन। रात में सांस लेने वक्त क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये यानी कि निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, तत्व का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। तत्वों का विभाजन कीजिएगा तो फिर वो तत्व नहीं बचेगा। निम्न में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है? गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण। और ऊर्ध्वापातन में ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। बाष्पीकरण में द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। संघनन में ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ओके। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। तो वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? प्यूटेटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका नाम क्या है? STH हार्मोन। ठीक है। और पीनियल ग्रंथि आपका क्या है? तो पीनियल ग्रंथि आपका जैविक घड़ी है। कोई आदमी कितने बजे सोएगा, कितने बजे जगेगा, ये सब जो जैविक रूप से निर्धारित होता है, ये पीनियल ग्रंथि के द्वारा ही निर्धारित होता है। निम्न में से कांच किस में घुलनशील होता है? तो कांच आपका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF में क्या होता है? घुलनशील होता है। कांच किस में घुलनशील होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF में घुलनशील होता है।
इसमें से कौन सा ज्वारा सही उत्पादक? घास, घास उत्पादक है, सही है। पेड़ पौधे, हरे शैवाल सभी उत्पादक है। आप क्या कहता है? अपघटक, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया अपघटक में आता है, ये भी सही है। प्राथमिक उपभोक्ता, हिरण जो कि घास, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे को खाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। और जो इन प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उसे द्वितीय द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि ये सभी क्या है? आपके सही है। निम्न में से कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। ऑक्सीजन करता है, CO2 भी करता है, जलवायु प्रकाश भी करता है, तापक्रम भी करता है, यानी कि क्या होगा? ये निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द उपचार के लिए किया जाता है? इंफ्रारेड रे का। इंफ्रारेड रे से मांसपेशियों में गुजारने से क्या होता है? मांसपेशियों में जब में लैक्टिक एसिड का अंत हो जाता है और दर्द खत्म हो जाता है। फ्लोरोक्विनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फ्लोरोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और विटामिन डी का रासायनिक कमी से रेकेट्स, और नाम इसका कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल। निम्न में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो बात सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 क्या माना जाता है? वातावरण प्रदूषक माना जाता है। ओजोन ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत भी आता है। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। ओके। इनमें से इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, इंद्रधनुषी क्रांति के तहत आपको सातों क्रांति आती है: श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति। यानी कि क्या होगा आपका? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध आपका किसके? हरित क्रांति का कृषि उत्पादन से, पीली क्रांति का सरसों उत्पादन से। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो आपका लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार। गोलकुंडा तथा पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरो के खान है। ये निम्न में से किस क्रम की चट्टानों से संबंधित है? तो गोलकुंडा और पन्ना ये विंध्य क्रम की चट्टानों से संबंधित है। किससे? विंध्य क्रम की चट्टानों से। विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका कुछ भाग बिहार में भी है। कहाँ? रोहतास और कैमूर में। ठीक है। इनमें कौन सा या कौन से दर्रे दर्रे लद्दाख में अवस्थित नहीं है? लद्दाख में काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, ठीक है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। चांगला दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में है। और बनिहाल दर्रा जम्मू से किसको जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। इसी में आपका जवाहर सुरंग स्थित है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कलसुबाई। तो क्या है? उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है, जो कि महाराष्ट्र में है। सही है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है क्रोधोमुख। गलत है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है अन्ना, क्या है? ओके, ये भी सही है आपका। उसके बाद क्या कहता है? पूर्वी पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम में है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम में, पट्टनम 1689 कितना मीटर ऊंचा है? 1689 मीटर ऊंचा है। ओके। उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये भी सही है आपका। क्या है? यानी कि आपका क्या है इसका जवाब? सब इसमें कोई भी गलत नहीं है। चलिए, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हॉट स्पॉट के अवधारणा के प्रतिपादक थे नॉर्मल मायस। कौन थे? नॉर्मल मायस थे। भारतीय प्राणी वैज्ञानिक तथा सूची 1 का सूची प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण केंद्र, ये आपका कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ है? देहरादून पर, ये भोपाल में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, ये देहरादून में है। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये कहाँ है? बेंगलोर में। आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? इस हिसाब से डी होगा। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4। निम्न में से कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में मिलता है। कहाँ मिलता है? और यहाँ पर अभी 21 द्वीपों का नाम क्या रखा गया है? 21 शहीदों के नाम पर। उनमें से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो लाल सागर, आपको पता है कि लाल सागर से ही होकर स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ता है, और लाल सागर से सीमा लगने वाला देश है सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, मिस्र, और इधर है आपका यमन, सऊदी अरब। ठीक ना? इसमें से किसकी नहीं लग रही है? तो आपको देख रहे सऊदी अरब की लग रही है, जिबूती की लग रही है, इरिट्रिया की लग रही है, लेकिन किसकी नहीं लग रही है? तो इथोपिया की नहीं लग रही है, क्योंकि इथोपिया क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है, लेकिन ये एक स्थल रुद्ध देश है। क्या है? स्थल। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान भारत के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं?
CWG के तहत, किसके तहत आता है? CWG के तहत आता है। ओके, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार का जलवायु। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर क्या स्थित है? रुद्रप्रयाग स्थित है। पुंग बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो पुंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? ब्यास नदी पर बनाया गया है। तथा सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान है? तो ऊपर से तीसरा स्थान है बिहार का। क्या है? ऊपर से तीसरा स्थान है बिहार का सूरजमुखी के उत्पादन में। ओके, चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक विश्व में हीरे का संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? सबसे अधिक हीरे का निर्माण भंडार कहाँ है? रूस में है, जो कि अभी किसको टक रहा है? यूक्रेन। निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की है? तो इसमें आपका क्या है? हिंद महासागर की जलधारा। आगुलहास की जलधारा हिंद महासागर की है। मोजाम्बिक की जलधारा भी हिंद महासागर की ही जलधारा है। ये दोनों आपका हिंद महासागर की जलधारा है। अल-नीनो की धारा ये आपके प्रशांत महासागर की जलधारा है। और सुसुइम की जलधारा ये भी प्रशांत महासागर की है। तो ए और बी क्या है? आपका हिंद महासागर की जलधारा है। इसलिए जवाब क्या होगा? ई होगा। विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टिटिकाट का निम्न में से किस पठार पर स्थित है? ये बोलिविया के पठार पर स्थित है। और ये कहाँ है आपका? तो बोलिविया का पठार कोलंबिया में है। ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3811 मीटर। 3811 मीटर इसकी ऊंचाई है। पामीर और परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो कैमूर और रोहतास में, सॉरी, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? अररिया में। पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में। ऊपरी विंध्य समूह की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपको अभी पहले ही इसका क्वेश्चन करा रहे थे, कैमूर और रोहतास। और आपको हम लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, बिहार का कंप्लीट एटलस हम करवा रखे हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। बॉक्साइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? बॉक्साइट बिहार के रोहतास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। निम्न में से किस माध्यम की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी? 1911 से 1921 के काल भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, इसीलिए इसे जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। इनमें कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रगण्य देश है? तो तांबा उत्पादन में अग्रगण्य देश है पेरू। और पेरू दक्षिण अफ्रीका का देश है। और वहीं से आपको अल-नीनो और ला-नीनो का आगमन होता है। ओके, चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना है तो आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है। क्या है? 2011-12 है। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? इंदिरा गांधी आवासीय योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1985 से लेकर 1986 तक ही था। उसके बाद क्या हुआ? इसे बंद कर दिया गया। 1985 से लेकर 1990 तक था, सॉरी। और 85-86 में यह स्टार्ट हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। और आपका थर्ड जो है गॉडगिल मॉडल, चतुर्थ आपका गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित था? गॉडगिल। और ये 1969 से लेकर 74 तक। और ये सबसे सफल मॉडल था, क्योंकि इसी समय आपका क्या हुआ था? हरित क्रांति में धार आ गया था। इनमें से चयन कीजिए। एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर से सही है। क्या है? सही है। रेखा समिति और प्रत्यक्ष कर से सही है। केलकर समिति करों में वृद्धि से सही है। उसके बाद सुखमय चक्रवर्ती समिति सुखमय चक्र मौद्रिक प्रणाली में पुनर्विचार से, ये सभी क्या है? एकदम सही है। ये सभी सही है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ये होगा। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रेगनर नक्स ने कहा था गरीबी क्या है? दुष्चक्र है, और इसमें जो फंसेगा, गरीब का बच्चा हमेशा क्या होगा? गरीब ही होगा। और इससे निकलने का एकमात्र साधन क्या है? शिक्षा है। नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? या कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। ये आपका क्या है? सही है। इसकी स्थापना शिवरमन समिति की, ये भी सही है। कब? 1882 में हुआ था। इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय, ये भी सही है। वर्तमान नाबार्ड भारत के पूर्ण स्वामित्व में कार्य कर रहा है, ये भी सही है। यानी कि ये क्या है? सभी सही है। इनमें से किस वित्तीय वर्ष में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? ये वित्तीय वर्ष आपका 2006-07 में। और कौन थे आपके बिहार के? आपको पता है, सुशील कुमार मोदी। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का, खाद्यान्नों का निर्यात क्या है? खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, खाद्यान्नों का निर्यात। बिहार का कौन सा जिला चावल उत्पादन में अग्रगण्य जिला है? तो रोहतास चावल उत्पादन में क्या है? अग्रगण्य जिला है। गंगा नदी निम्न में से बिहार के किस जिले में सबसे लंबा बहती है? पटना में बहती है। 65 बीपीएससी का ये क्या है? क्वेश्चन है। ओके।
पता है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ है आपका? मधेपुरा में 30 दशमलव कुछ है, 30.12%। ओके। और सबसे कम कहाँ है? तो गोपालगंज में। कम कहाँ है? गोपालगंज में। ओके, याद रखिएगा। शेखपुरा में क्या है? सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ जिले? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बिहार की कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल पंचायतों की संख्या है 8406। कितना है? 8406। 8406 है। ओके। उसके बाद निम्नलिखित में से बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे कम है? भागलपुर में 2 ही जिला है, भागलपुर प्लस बांका। क्या है? भागलपुर और बांका। और प्रमंडल कितने हैं बिहार में? 9 है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मुख्यमंत्री के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य। बिहार विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1912 में। कब किया गया था? 1912 में किया गया था। बिहार में प्रकाशित होने वाली पहली समाचार पत्र सर्च लाइट के संपादक कौन थे? तो सर्च लाइट के संपादक थे आपके मुरली मनोहर प्रसाद। कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। ठीक ना। और ये कैसी थी? 2 साप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू किया गया था और बाद में से क्या किया गया? दैनिक अखबार के रूप में छापा जाने लगा। कब से? 1930 से। निम्नलिखित में से किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में कब किया गया था? 1908 में। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप लोग इसे चाहे तो देख सकते हैं, जिसमें मिस्टर कैनेडी खुदीराम बोस में पूरा अच्छा से वीडियो बनाया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संरक्षक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? बिहार किसे माना जाता है? तो सजानंद सरस्वती को बिहार प्रांतीय किसान सभा के संरक्षक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार भारत का स्वतंत्र प्रदेश बन गया था? तो बिहार भारत का स्वतंत्र प्रदेश बन गया था। कब? 1936 में। कब बन गया था? 1936 में। बंगाल किराएदारी अधिनियम को बिहार द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1885 में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक। तथा लड़कियों और महिलाओं के लिए महलबारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? तो बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये पटना में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? पटना में खोला गया है। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उर्मिलिंगा पर साइकिल के से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? ये आपकी कौन है? सविता महंतो। कौन है? सविता महतो। कौन है? सविता महतो। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी निम्न में से कौन है? तो भारत के महान्यायवादी आर वेंकटमणि है। आर वेंकटरमणि। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में फिक्की का अध्यक्ष है शुभाकांत पांडा। कौन है? शुभाकांत पांडा है फिक्की के अध्यक्ष। उसके बाद कहता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021-22 में भारत का स्थान कितना है? तो 135वां स्थान है। भारत का कितना स्थान है? 135वां स्थान है। ओके। वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो ये 3% था। कितना था? 3%। बिहार के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया? तो बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ओके। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना था? तो 50.77 लाख हेक्टेयर भूमि। ओके। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में है? तो फसल सघनता सर्वाधिक शिवहर जिले में। और जनसंख्या सघनता भी सर्वाधिक कहाँ है? शिवहर जिले में है। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 53% है। कितना है? 53%। इनमें कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? ये आपका शामिल है पीएम गति शक्ति, ये भी शामिल है समावेशी विकास, ये भी शामिल है उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संस्कृति और जलवायु परक कार्य, ये भी शामिल है। निवेश का वित्त पोषण, ये भी शामिल है। आपका क्या है? 1 2 3 4 सभी शामिल है। संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये आपकी कितनी राशि है साथियों? 6400 करोड़। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। कितनी? तो ये 75 किलोमीटर स्क्वायर वनावरण में और 338 किलोमीटर स्क्वायर किसमें? वृक्षावरण में। ठीक है।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है? तो 7204 मिलियन टन। कितना है? 7204 मिलियन टन कार्बन का ऑब्जर्वेशन संभव है। मजा आ रहा है साथियों? अगर अभी तक आप टिके हुए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है 39.7 मिलियन टन। कितनी वृद्धि हुई है? 39.7। निम्न में कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? बिहार का मैदान सबसे क्या है? नवीनतम है। और सबसे पुराना क्या है? तो दक्षिण पूर्व का धारवाड़ शैल ये क्या है? सबसे पुराना है। उसके बाद आपका टरसरी आता है। टरसरी में विंध्यन कर्म के चट्टान और पश्चिम चंपारण आते हैं। और फिर ठीक है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत रूस। किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत रूस। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहार और पाइन। क्या कहलाती है? आहार और पाइन। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इसको आप लोग लिखकर भी पता कर सकते हैं। कुल कितनी है? 15 है। में से रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या होगी? 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36। कितना होगा? 6, 36। सबका स्क्वायर लिखा जा रहा है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 से विभाजित है वो है 104 और सबसे बड़ी है 992। इन दोनों क्या है? ये दोनों 3 अंकों से विभाजित है। अब क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 992 बराबर, ये फॉर्मूला पता है ना, टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान पता है, ए का मान पता है, एन का मान पता है, टी का मान पता है। क्या हो गए? खींच देंगे। इससे खींचेंगे तो एन का मान कितना आ जाएगा? 112। कितना आ जाएगा? 112। कितने तरीकों से 7 पुरुष और 5 महिलाओं में से 6 सदस्यों की एक समिति का चयन किया जा सकता है जिसमें 4 पुरुष और कितनी 2 महिलाएं शामिल हो? तो ये कितने तरीके से? तो 7 है। 7 में 4 पुरुष और 2 महिलाएं। ऐसे तरीके से किया जा सकता है। तो ये इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होगा? 7 4 इंटू 5 2। ओके, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा? आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 350। कितना आएगा? 350। कहता है एक फैक्ट्री में श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 रुपया है जबकि 50 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपया है। गैर तकनीशियनों का औसत वेतन 3750 रुपया है। कारखानों में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, आपको श्रमिकों की संख्या x मानना है। x गुना 6,000 करना है। तकनीशियनों की संख्या 150 है। गैर तकनीशियनों की संख्या x माइनस 150 होगा और उसके बाद सबको खाली कैलकुलेशन है और उसके बाद कुछ नहीं है, 550 होगा। ठीक। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जिसमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 75% था। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 16,800। ये भी आप सॉल्व कर ले। ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका मध्य समानुपाती 6 और तीसरा समानुपाती इतना है। मध्य समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? तो रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी कितना है आपका? 6 है। 6 और आपका दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है आपका, अब ऐसा आपको निकालना है, आप ऑप्शन से भी दे सकते हैं कि 6 किसका होगा? तो 9 चौका 36, 9 और 4 का 6 होगा, यानी कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बना देंगे। एक बेईमान डीलर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलो वजन के लिए 960 ग्राम ही देता है। कितना ग्राम कम दे रहा है? 40 ग्राम कम दे रहा है। टोटल कितना दे रहा है? 960 ग्राम दे रहा है। और गुना कर देंगे किससे? 100 से। 0 0 काट देंगे। 4 से कितना बार में कटेगा? 4 दूना 8 और बच गया कितना? 4 चौका 16। 24 से 100 को काट देंगे तो दशमलव में आ जाएगा 4 पॉइंट कितना? 4.17%। ओके। सैमसंग मोबाइल फोन 2500 रुपया नगद या 520 रुपया नगद डाउन पेमेंट के बाद 4 समान किस्तों में उपलब्ध है। 2500 रुपया। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो मासिक किस्त की गणना कीजिए कि कितना में दे रहा है आपको? 2500 रुपया नगद में और 520 रुपया नगद डाउन पेमेंट के साथ। या तो 2500 रुपया नगद में ले लीजिए या 520 रुपया दे दीजिए और 4 समान किस्त में 520 दे दिए। तो 2500 में से क्या कीजिए आप? 500
20 तो घटा ही लीजिए, 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 4 में से 5 गया 9, 1, इतना 1980 रुपया का आपको 5 समान किस्तों में देना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको तो इसको कैसे करेंगे, 1980 प्लस 1980 गुना 25 गुना 4/12, 25/100 सॉल्व करेंगे, आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा 520 रुपया प्रति किस्त। ओके। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति से 3/4 पर चलकर अपने समान समय में 20 मिनट बाद अपने कार्यालय पहुंचता, उसके द्वारा समान गति, देखिए उसका समान नई गति कितना, 3/4 सामान्य गति से, नया समय कितना है, 4/3 सामान्य गति के, इसका क्या होगा, 1 घंटा आंसर होगा, कितना होगा, 1 घंटा। आप उम्मीद करते हैं कि आपको आंसर करा दिया गया है और आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।